व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 25 जून। आज हम बात करेंगे भारत और राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है वो भारत करंट अफेयर्स है और दूसरा जो भाग है वो राजस्थान का करंट अफेयर्स है। तो जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जल्दी से जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए, लिंक शेयर कीजिए इस वीडियो में। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो 2-4G स्टडी के नाम से ही है, करंट अफेयर्स है 2-4G स्टडी के नाम से, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको उस डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा 100 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाए। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को पूरी देखने के बाद में ही लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम सर से। 2-4G स्टडी के नाम से चैनल है हमारा यूट्यूब पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 2-4G स्टडी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही मिलने वाला है। बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल के मैंने 2 प्रश्न आपसे पूछे थे। जो पहला क्वेश्चन बन के आता है वो ये था, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। इसका राइट आंसर है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून, यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया जाता है 20 जून को। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो ये क्वेश्चन था, 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। तो थीम बतानी है आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो इसका राइट आंसर है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना था। जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक शेयर कीजिए जल्दी से। क्लास शुरू हो चुकी है आज की। हाल ही में किस देश द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। तो इसका आंसर आपको गैस करना है। H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी है, किस देश के द्वारा लगाई गई है, और ये रोक लगेगी 31 दिसंबर 2020 तक। तो ये देश है अमेरिका। अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान होगा भारत को। इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं अपने। तो इसका पहला फैक्ट जो बन के आता है वो ये है, जून 2020 में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह रोक 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। अमेरिका के इस फैसले से विश्व भर के लगभग 2,40,000 लोग प्रभावित होंगे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो भारत को होगा। मोस्टली जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है, सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है H1B वीज़ा का वो भारत को होता है। H1B वीज़ा अमेरिका में एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। H1B वीज़ा जो है वो गैर प्रवासी वीज़ा है अमेरिका के अंदर। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यानी कि जो भी अमेरिका के अंदर जो भी कंपनियां हैं वो अस्थायी तौर पे विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती है। जैसे भारत से जो भी कर्मचारी जाते हैं वो H1B वीज़ा पे ही जाते हैं। इस वीज़ा के तहत वीज़ा धारक अपने बच्चों या पति पत्नी को अमेरिका ला सकता है। इस वीज़ा की अवधि कितनी होती है, तो इस वीज़ा की अवधि कितनी भी हो सकती है वो उस पर डिपेंड होता है। वीज़ा धारक की वीज़ा अवधि जितनी होती है उतने समय वह अमेरिका में रह सकता है, और अवधि समाप्त होने के बाद में उसको उसकी वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती है। अगर नागरिकता नहीं लेता है तो उसको वापस उसी देश में आना पड़ता है जिस देश का वो नागरिक है। H1B वीज़ा जो है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी देश मैंने बता दिया आपको, भारत है। सबसे बड़ा नुकसान भी भारत को और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी भारत को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 22 जून 2020 को तालिब जौहरी का निधन हो गया। 22 जून 2020 को तालिब जौहरी का निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है तालिब जौहरी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध है साहित्य के क्षेत्र से। साहित्य के क्षेत्र से संबंध है, कवि है, लेखक है और इसके साथ साथ ये दार्शनिक भी है। कवि है, लेखक है और इसके साथ साथ ये दार्शनिक भी है। तालिब जौहरी कवि, लेखक और दार्शनिक है। कमेंट के बारे में, फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो 22 जून 2020 को भारत में जन्मे प्रसिद्ध पाकिस्तानी शिया विद्वान एवं लेखक का निधन हो गया और ये 81 वर्ष के थे। यानी भारत में इनका जन्म हुआ और पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान में ये वर्तमान में रह रहे थे। इनका जन्म 27 अगस्त 1939 को पटना में हुआ था, आज़ादी से पहले हुआ था। वह एक कवि, इतिहासकार और दार्शनिक थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा सितारा ए इम्तियाज़ पुरस्कार से भी सम्मानित
किया गया था। तो ये तालिब जौहरी जो भी है ये साहित्य से संबंधित है और भारत में इनका जन्म हुआ और पाकिस्तान में ये रह रहे थे और लेखक है। और इनका भारत में जो संबंध है वो बिहार से है, बिहार के पटना ज़िले में, पटना में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। जो भी खेल सुविधा परिसर है उनको राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो आपको बताना है इसका आंसर, कितने राज्यों को शामिल किया गया है। तो कुल 8 राज्यों को शामिल किया गया है, कुल 8 राज्यों को शामिल किया गया है। तो फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहला फैक्ट बन के आएगा वो ये है, जून 2020 में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इसके तहत पहले चरण में 8 राज्य, जिन 8 राज्यों को लिया गया है पहले चरण में वो है कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है वो राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जो इसका उद्देश्य है वो राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इन परिसरों का संचालन एवं देखभाल संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। यानी जो भी राज्य लिए गए हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश लिए हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी इन परिसरों का संचालन और देखभाल की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में वैश्विक न्याय एवं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने तथा अग्रणी काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में चुना गया है अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को चुना गया है। अगर वीडियो में आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, तो रुचि आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, थंबनेल करें लाइव चैट में और चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ जाएं। इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला फैक्ट है वो ये है, जून 2020 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का संबंध है अर्थशास्त्र से, को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने तथा अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार 1950 से दिया जा रहा है, प्रति वर्ष शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि मिल रही है? 25,000 यूरो प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 25,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। तो अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों? जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार मिला है, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार मिला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है इसका आंसर, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 23 जून को मनाया जाता है। अभी हमने बात की थी 20 जून को, अब आपको लाइव चैट में बताना है अभी कि 20 जून को हमने कौन से दिवस की बात की थी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, 20 जून को हमने स्टार्टिंग में वीडियो के कौन से दिवस की बात की थी? जल्दी से बताइए लाइव चैट में। हाँ जी, 20 जून को हमने बात की थी विश्व शरणार्थी दिवस की। विश्व शरणार्थी दिवस की हमने 20 जून को बात की थी और ये है 23 जून। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो इस दिवस का जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग के आयु वर्ग के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग के आयु लोगों को खेलों में भागीदारी का बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं, यानी IOC की बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो स्थापना 23 जून 1894 को 1894 को ही इसके एस्टेब्लिश्ड हुए। मुख्यालय जो है इसका हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष है वो है थॉमस बाच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाच। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय खिलाड़ी निक्की पूनाचा भारतीय खिलाड़ी है, इनका संबंध किस खेल से है। अब निक्की पूनाचा का नाम मैंने क्यों लिया है, इसका भी अपने फैक्ट में बात करेंगे। निक्की पूनाचा का संबंध किस खेल से आपको बताना है। तो निक्की पूनाचा का संबंध है टेनिस से। बहुत कम बच्चों को पता होता है निक्की पूनाचा का संबंध है टेनिस से। अब इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फैक्ट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निक्की पूनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जो सूची जारी हुई है खिलाड़ियों की ITF वर्ल्ड टेनिस टूर में, उनमें प्लेयर मेंस पैनल में इन्हें शामिल किया है निक्की पूनाचा को। अब निक्की पूनाचा किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अब टेनिस से संबंधित है, हमने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की भी बात की। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की बात की है तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन बोला जाता है ITF, फुल फॉर्म ITF की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1 मार्च 1913 को। इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। अब लंदन कहाँ पड़ता है दोस्तों, लंदन पड़ता है इंग्लैंड में, लंदन पड़ता है इंग्लैंड में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जिम्बाब्वे के राजदूत बनाए गए हैं, भारत के नए राजदूत कौन है। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन है। तो इसका राइट आंसर है विजय खंडूला। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत है विजय खंडूला। अब जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो जिम्बाब्वे जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप में। जिम्बाब्वे कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है, हरारे है। मुद्रा जो है वो जिम्बाब्वे डॉलर है और इस देश के राष्ट्रपति जो है वो इमरसन मनांगावा है। तो राष्ट्रपति है वो है इमरसन मनांगावा। जिम्बाब्वे डॉलर मुद्रा है। अब मैंने बात की थी पहले कि वीडियो में मैं एक देश और राज्य की बात करूंगा, यानी जैसे देश का नाम आएगा तो उस देश की राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है उसके बारे में बात करेंगे। राज्य की बात आएगी तब राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उस राज्य में कितने जिले आते हैं या लोकसभा की सीटें कितनी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी मैं देश और राज्य के बारे में आपको बताता हूँ आपको हमेशा नोट करना है। इस वीडियो में हमने बात की है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर है और राष्ट्रपति आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास ले लिया है। इसकी घोषणा की है इन्होंने। अंडरटेकर किस देश से थे। अब आप ये बता सकते हैं अंडरटेकर किस देश से थे। तो ये बहुत कम बच्चों को पता होगा अंडरटेकर किस देश से है। अगर ये भी पता है तो आपको ये नहीं पता होगा अंडरटेकर का मूल नाम क्या है। तो फैक्ट में हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो में। अंडरटेकर जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये अमेरिका से संबंधित। अंडरटेकर किस देश से है, अमेरिका देश से। अब फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला फैक्ट है वो ये है कि अंडरटेकर का मूल नाम जो है वो मार्क केलावे है। अंडरटेकर का मूल नाम क्या है, मार्क केलावे। करीब 3 दशक तक WWE में राज करने वाले अंडरटेकर का आखिरी मैच जो है वो रेसलमेनिया में हुआ था। रेसलमेनिया नंबर 36 में हुआ था, रेसलमेनिया नंबर 36 में। इस मैच में अंडरटेकर ने जीत हासिल की। अंडरटेकर का जन्म 24 मार्च 1965 को हुआ, अमेरिका के टेक्सास में हुआ। अमेरिका के टेक्सास में इनका जन्म हुआ और इन्होंने सबसे पहले WWE में कदम रखा था सर्वाइवर सीरीज़ के रूप में पहला कदम रखा 1990 में, यानी 1990 में। उन्हें द डेडमैन के नाम से भी जाना जाता है। अंडरटेकर के नाम से भी तो जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा उन्हें द डेडमैन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कोरोना के सामान्य इलाज हेतु दवा कंपनी ग्लेनमार्क ने एक नई दवा पेश की है जिसका नाम क्या है। अब दवा के ऊपर मैंने ग्लेनमार्क की जो दवा है उसके ऊपर एक विशेष वीडियो बताई है मैंने 5 मिनट की, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना जरूर। अब ग्लेनमार्क ने एक दवा पेश की है जिसका नाम आपको बताना है। अगर जिसने पिछली वीडियो देखी है तो इसका नाम आप लाइव चैट में बता सकते हैं। ग्लेनमार्क ने दवा पेश की है जिसका नाम है फेविफ्लू नाम से दवा निकाली है। अब इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला फैक्ट है वो ये है, मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर, जो एंटीवायरल दवा है इसका जो नाम है वो फेविपिराविर, फेविफ्लू के नाम से जाना जाता है। इसका जो ब्रांड है वो फेविफ्लू के नाम से है। इस दवा की कीमत 3500 रुपये प्रति 34 टैबलेट है और एक टैबलेट की कीमत है 103 रुपये। 34 टैबलेट्स की कीमत जो है वो
3500 रुपये और एक टेबलेट की कीमत जो है वो 103 रुपये है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को किस राज्य क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया? वसीम जाफर को कौन से राज्य क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है हाल ही में? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। वसीम जाफर को उत्तराखंड का मुख्य कोच बनाया गया है। फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो फैक्ट है वो ये है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर को हाल ही में आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोना के लिए किस दवा को लॉन्च किया है? तो वो दवा आपको बतानी है हाल ही में कौन सी दवा को लॉन्च किया है, और उस पर रोक भी लगा दी है क्योंकि बिना मंजूरी के, बिना परमिशन के वो दवा लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर है कोरोनिल। कोरोनिल दवा है, पतंजलि ने इसे लॉन्च किया है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका क्वेश्चन जो बनता है वो ये, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं देना है बच्चों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, लाइव चैट में नहीं देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे भाग की। दूसरे भाग की बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें तो राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कमेटी के चेयरमैन बने हैं। कमेटी के चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं हाल ही में? तो हाल ही में कमेटी के चेयरमैन बने अमीन पठान। अमीन पठान को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का चेयरमैन बनाया गया है। अब फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फैक्ट निकल के आता है, पहला, अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की तीसरी बार चेयरमैन बने अमीन पठान। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2020 में ख्वाजा साहब का 808वां उर्स मनाया गया। तो ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय, अजमेर को कहा जाता है भारत का मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर्स में, बजट 2020-21 में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण करने की घोषणा हुई है। तो ये घोषणा किस स्थान पे हुई है आपको बताना है। मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर है ओसियां। ओसियां में होगा। ओसियां है जोधपुर में। जोधपुर में होगा। तो बजट 2020-21 में, बजट 2020-21 में ओसिया में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण करने की घोषणा हुई। ओसिया कौन से ज़िले में है? जोधपुर में है। अब जोधपुर को सूर्यनगरी कहा जाता है, ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यनगरी को सबको पता था, लेकिन ब्लू सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ब्लू सिटी जोधपुर। राव जोधा के नाम पर जोधपुर का नाम पड़ा है। राव जोधा के नाम पर जोधपुर का नाम पड़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में आपको बताना है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका राइट आंसर है इंद्रजीत महंती। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महंती। इंद्रजीत महंती से पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे रविंदर भट्ट। रविंदर भट्ट पहले मुख्य न्यायाधीश थे 36वें, और वर्तमान में 37वें जो मुख्य न्यायाधीश है वो है इंद्रजीत महंती। फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो पहला फैक्ट है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती राज्य के 37वें मुख्य न्यायाधीश है। 37वें मुख्य न्यायाधीश है। महंती ने 6 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। अब शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पद जो है वो 50 है। वर्तमान में इनके जज बनने के बाद में राज्य में कुल जजों की संख्या 22 हुई है। राजस्थान गठन के समय राज्य में 5 उच्च न्यायालय है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर में थे। राजस्थान गठन के समय 5 उच्च न्यायालय थे, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में और अलवर में। अब अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो अगला फैक्ट है, राज्य में 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो है कमलकांत वर्मा, यानी के वर्मा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 35वें मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक, 36वें मुख्य न्यायाधीश रविंदर भट्ट और 37वें मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महंती।
इंद्रजीत महांती राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की योजना जन आधार कार्ड राज्य में कब से शुरू हुई? राजस्थान की जो योजना है जन आधार कार्ड राजस्थान में कब से शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को जन आधार कार्ड शुरू हुई है। इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो पहला फैक्ट है वो ये है, 11 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड स्कीम शुरू की जाएगी। राज्य में 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड स्कीम शुरू की जाएगी। इस जन आधार कार्ड से सभी सरकारी योजनाओं को लाभ मिलेगा। यह 10 अंकों का कार्ड होगा। इसमें जो अंकों की संख्या होगी वो 10 होगी, जिसका रजिस्ट्रेशन जन आधार कार्ड पोर्टल या ई मित्रा पर निःशुल्क कराया जा सकेगा। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के भामाशाह कार्ड और केंद्र सरकार के जो आधार कार्ड है उसके जैसे ही ये वित्तीय लाभ की प्रक्रियाओं को समाहित करते हुए राजस्थान राज्य में एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान, एक ही नंबर, एक कार्ड और एक पहचान के रूप में 10 अंकों का जन आधार कार्ड 1 अप्रैल 2020 से परिवार कार्ड जारी किया जाएगा। यानी जो जन आधार कार्ड है उसमें कितने अंक होंगे? 10 अंक होंगे। और आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं दोस्तों? 12 अंक होते हैं। अगर आपको मैटर अच्छा लगता है वीडियो का तो वीडियो को लाइक करना जरूर, वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर अभी तक आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल बटन दबाइए सब्सक्राइब का, और बगल में जो घंटी वाला बटन है वो भी दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए।